प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना रिवीजन अच्छे से कर सके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में बताऊं तो अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो आपको अपने जैसी भाषा बोलने वाले, एक जैसी संस्कृति और एक जैसी नस्ल के जो लोग होते हैं उनको एक साथ लेकर आती है। यानी जब आपको आपकी जैसी भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति टकराता है या आपके जैसा दिखने वाला और आपकी जैसी संस्कृति को फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके साथ आपके क्या है, एक पहचान जुड़ जाती है। जैसे हम सब क्या है, भारतीय है। तो जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था उस टाइम पर यह भारतीय की भावनाएं थी, जो कि जैसे हमारी एक संस्कृति थी, हम सबकी भाषा एक जैसी सी थी और हम सबकी नस्ल भी एक जैसी थी। तो इस भावना ने हम सबको एकजुट किया और यही क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना या अपने देश के साथ प्रेम करने की भावना, उसको ही कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक। अब बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद की, तो एक ऐसी क्रांति है जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद और पूरे विश्व में राष्ट्रवाद को प्रभावित किया था या बढ़ावा दिया था। तो वो क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फ्रांसीसी क्रांति में क्या था, लुई 16 नाम का एक राजा था जो कि निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक क्या होता है, ऐसा शासक या ऐसी सरकार जिस पर क्या है, जिसकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं होता। इसे ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसके बाद आपने वहाँ पर आपने देखा था कि कैसे एक निरंकुश शासक को हटाकर और लोगों ने एक नेशनल असेंबली का गठन किया था और फिर वहाँ पर फ्रांस के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। अब उससे आगे की कहानी हमें 10th क्लास में पढ़नी है, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो जब लुई 16 को हटा दिया गया और नेशनल असेंबली की सरकार आ गई तो उस टाइम पर लोगों में एक जैसी पहचान बनाने के लिए या सामूहिक पहचान बनाने के लिए जो नेशनल असेंबली की सरकार थी या फ्रांस की सरकार थी उसने कुछ कदम उठाए थे। यानी सबकी एक जैसी कलेक्टिवली क्या हो, आइडेंटिटी हो। जैसे हम भारतीय है तो हमारी भाषा एक जैसी हो सकती है, हमारी संस्कृति एक जैसी है। ठीक है, ऐसे ही वो जो लोग थे फ्रांस के, उनकी एक जैसी पहचान बनाने के लिए वहाँ की सरकार ने बेटा कुछ कदम उठाए थे। वो कदम कौन कौन से थे, तो सबसे पहले वहाँ की सरकार ने संविधान आधारित शासन स्थापित किया। यानी अब यहाँ की जो भी सरकार होगी उसकी शक्तियों का वर्णन कहाँ पर मिलेगा, संविधान में मिलेगा। जैसे इलेक्शन होते हैं और उसके बाद सरकार बनाई जाती है तो वो क्या है, संविधान आधारित एक तरह से सरकार हो जाएगी। अगला इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस के लिए एक तिरंगा झंडा बनाया जो कि 3 कलर का था। वो कौन कौन से कलर थे, तो बेटा ब्लू, व्हाइट और रेड, नीला, सफेद और लाल। ये 3 रंग थे कहाँ के, फ्रांस के। और ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय कलर या राष्ट्रीय रंग है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को 3 विचार दिए थे और वो विचार कौन से थे, वो थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार। यही विचार है जिन्होंने इन लोगों को एक साथ लाकर खड़ा किया। आगे है नेशनल असेंबली का गठन किया गया जो कि आपने पहले ही 9th क्लास में पढ़ रखा है। फिर इन्होंने क्या किया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया। यानी देश की अब एक ही भाषा होगी और वो भाषा कौन सी होगी, तो वो होगी फ्रेंच। इससे क्या होगा, सभी लोग एक तरह से फ्रेंच भाषा बोलेंगे तो उनकी जो पहचान है वो इस भाषा से भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में आया था तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। वहाँ की जो सरकार थी उसने फिर आयात निर्यात पर लगने वाले जो भी टैक्स वगैरह थे उनको हटा दिया था। तो सरकार ने सामूहिक पहचान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। फिर आगे चलकर क्या होता है, एक तानाशाह होता है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ाई था। वो 1804 में क्या होता है, फ्रांस का एक तरह से तानाशाह बन जाता है। और 1804 में आते ही उसने क्या किया, कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे या उसने कुछ बदलाव किए थे जिनको कहा जाता है 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड। अब उस नेपोलियन ने कौन कौन से बदलाव किए थे, तो सबसे पहले उसने जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया था। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
जिनमें क्या था, प्रथम और द्वितीय स्टेट को जन्म पर आधारित कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे उनको की टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो नेपोलियन ने आते ही सबसे पहले जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। दूसरा बदलाव उसने क्या किया, उसने कानून के सामने सबको बराबर बना दिया, यानी कानून के समक्ष सब क्या है, अब समान है। अमीर गरीब, चाहे कोई चर्च का पादरी है या चाहे कोई कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, वो सब क्या है, अब कानून के सामने समान है। इसके अलावा उसने संपत्ति का जो अधिकार था उसको भी सुरक्षित बनाया। अगला बदलाव उसने क्या किया, उसने सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सामंती व्यवस्था या फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। तो आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे गांव में एक ठाकुर होता है, सारी जमीन उसी के पास होती है और बाकी जो किसान होते हैं वो उसकी जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं। तो ऐसे ही फ्रांस में या यूरोप में क्या था, एक सामंती व्यवस्था थी, जिसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो एक तरह से राजा के एजेंट के रूप में काम करते थे अपने क्षेत्र में, और वहाँ की वो कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। ठीक है, और वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करके वो राजा को देते थे और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो ये जो व्यवस्था थी इसी को क्या कहते थे, सामंती व्यवस्था। इस व्यवस्था का नेपोलियन ने अंत कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने अगला काम क्या किया, तो उसने किसानों के जो भी भूदासत्व थे, यानी भूमि के जो दास बने हुए थे भूमि की वजह से, और जो भी उनके शुल्क थे, बकाया थे, उन सबको उसने माफ कर दिया। और अंतिम कार्य उसने क्या किया, उसने बेटा प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। ठीक है, ये है हमारी 1804 की नागरिक संहिता। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि फ्रांस में सामूहिक पहचान बनाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे। इसमें एक पॉइंट और है, उन्होंने वहां पर ला पैट्री और ले सितोइन, यानी पितृभूमि और नागरिक, इन विचारों का भी वहां पर क्या था, प्रसार या प्रचार किया था। किसने, सरकार ने, कि सब जो व्यक्ति होंगे वो एक तरह से पितृभूमि है, वो सब व्यक्तियों को नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में कुछ नियम कानून बनाए, कुछ बदलाव किए, जिसे कहा जाता है 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन कोड। उसमें उसने क्या किया, विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया, सामंती व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया, और प्रशासनिक विभाजनों को उसने सरल बना दिया। वहीं शहरों में जो श्रेणियां थी जो कि व्यापार के ऊपर कंट्रोल रखती थी, उनके ऊपर भी उसने क्या था, कुछ सुधार किए थे, यानी उनका अब जो प्रभाव था श्रेणियों का वो उसने एक तरह से खत्म कर दिया था। अब नेपोलियन जो था उसने 1804 से लेकर और लगभग 1815 तक क्या था, फ्रांस के ऊपर शासन किया, और इसी दौरान इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे क्षेत्रों को इसने जीता। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि 1815 में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है वोटरलू का युद्ध। तो वोटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, और फिर इस युद्ध के बाद एक संधि की जाती है जिसे कहते हैं वियना की संधि। बेटा एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके समाप्त होने पर क्या होता है, एक संधि की जाती है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई थी, जिसमें उसके ऊपर क्या था, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया था। इसके अलावा उसकी जो सेना थी उसको भी भंग कर दिया गया था। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे ही जो वोटरलू का युद्ध था उसके बाद क्या किया गया, एक संधि की गई जिसे कहते हैं वियना की संधि। अब ये जो संधि थी इसमें 4 देशों ने मिलकर इस संधि को किया था, और वो देश कौन कौन से थे, तो ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये 4 देश थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, इस वियना की संधि को किया था। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी वियना में, और इसकी मेजबानी की थी किसने, ऑस्ट्रिया ने, जिसकी शायद कैपिटल जो है वो वियना ही है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो वियना में ये संधि हुई थी, और इसका जो हेड था या मेजबानी की थी वो की थी ड्यूक मेटरनिक ने। अब ड्यूक मेटरनिक कौन है, तो ड्यूक मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, इस ड्यूक मेटरनिक ने 2 बड़ी स्टेटमेंट दी है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहली स्टेटमेंट इसने जूसेफ मैत्सिनी के बारे में दी थी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जूसेफ मैत्सिनी के बारे में इसने कहा था कि जो जूसेफ मैत्सिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का यानी सोशल ऑर्डर का सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। दूसरी स्टेटमेंट इसने क्या दी थी, इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है। ठीक है, ये बात कही थी किसने, ड्यूक मेटरनिक ने, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वहां पर क्या हुई थी, एक संधि हुई थी वोटरलू के युद्ध के बाद। अब इस संधि में क्या क्या प्रावधान किए गए थे,
तो सबसे पहला तो यहाँ पर फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था, लुई 16 जिस राजवंश से संबंधित था, उस बुर्बो राजवंश को वापस से बहाल कर दिया गया था। इस संधि का उद्देश्य था कि जो रूढ़िवादी शासन था या रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसको दोबारा से फ्रांस में लागू करना। तीसरा बदलाव क्या किया गया, नेपोलियन के समय में जो भी क्षेत्र फ्रांस ने जीते थे वो उससे छीन लिए गए और आगे फ्रांस क्या है अपना राज्य विस्तार ना कर सके, इसलिए उसकी सीमा पर नए नए राज्य स्थापित किए गए। जैसे नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया जिसमें कि बेल्जियम भी शामिल था। इसके अलावा जो रूस था उसने पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, उत्तरी इटली मिला था, और एक और था सेक्शनी का राज्य किसको मिला था, प्रशिया को। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव किए गए थे किसमें, 1815 की वियना की संधि में। सबसे पहला क्या, बुर्बो राजवंश की बहाली, दूसरा रूढ़िवादी व्यवस्था, तीसरा फ्रांस ने जो क्षेत्र जीते थे उनको खो दिया, और चौथा नए नए राज्यों की स्थापना की गई। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। हम इस चैप्टर को ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, फ्रांस में सामूहिक पहचान, 1804 की नागरिक संहिता और 1815 की वियना की संधि। अब इससे आगे हम जो भी इसमें टॉपिक बचे हैं उनको ऐसे ही एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे आपको ये चैप्टर क्या है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें हम आगे बात करेंगे उदारवादी विचारों की या और राष्ट्रवाद के कारणों की, किन कारणों से जो राष्ट्रवाद था जिसका उदय हुआ। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए बेटा चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और इससे पहले के जो भी चैप्टर मैंने कवर कराए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ से जाकर देख लेंगे। धन्यवाद।